नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है वह बिल्कुल सही है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये इनकम टैक्स के में हाउस प्रॉपर्टी हेड में यह आपको डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का। आइए देख लिए क्या होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का हमें डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर हम लोन लेकर के मकान बनाए हैं तो उस पर हमें 24B में डिडक्शन मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, मतलब इनमें से कौन सा पूर्णतः कर मुक्त भत्ता है। हॉस्टल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस। तो यहाँ पे आपका फॉरेन अलाउंस क्या है, यह एग्जेम्प्टेड अलाउंस है। बाकी बात करें हॉस्टल अलाउंस की, यूनिफॉर्म अलाउंस, सिटी हॉस्टल अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वह पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, और सिटी कंपनसेशन अलाउंस जो है वह फुली टैक्सेबल अलाउंस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑन व्हाट बेसिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उस पर क्या करता है, आरबीआई करेंसी इशू करता है। आइए देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। वो कि 200 करोड़ रुपीज़ रख रहा है इसके पीछे, नोट मिनिमम रिजर्व सिस्टम के पीछे, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होता है और बाकी जो 85 करोड़ के हैं वह फॉरेन सिक्योरिटी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो इस समय हो गए हैं 12। ओके, इसमें वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 61%, 63% यह गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट का इतना शेयर इस बैंक में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन दे रखा है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, मतलब जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, और बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ कांस्टेंट, यह भी बिल्कुल सही है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, मतलब शून्य रहती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ निगेटिव, यह भी बिल्कुल सही है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। आखिरी देखिए क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, यह बिल्कुल गलत है। कि जो लिखा है कि जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो इसमें पूछा है कि विच वन इज़ नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। ठीक, तो बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो स्टॉक के वैल्यूएशन से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है वह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग से, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, यह है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फार्मूला इज कॉल्ड आइडियल फार्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब निर्देशांक का कौन सा जो फार्मूला है उसे आदर्श सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे फिशर का फार्मूला होता है जिसे हम आइडियल फार्मूला कहते हैं, क्योंकि फिशर का जो टेस्ट है वह दो फैक्टर्स पे बेस्ड है। एक है टाइम रिवर्सल फैक्टर और एक है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट।
मतलब समय उत्क्रमता परीक्षण और एक है कारक उत्क्रमता परीक्षण। तो इन दोनों पे फिशर का इंडेक्स ये खरे उतरता है, तो इसे कहते हैं आइडियल फार्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक, 7th का क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑप्शन, इनमें से कौन अलग है? ठीक, तो इनमें से जो अलग है वह क्वार्टाइल 1 है। अच्छा देखिए क्या होता है, क्वार्टाइल 1 का फार्मूला होता है, देख लीजिए क्या होता है। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू होता है 1 n अपान 4th आइटम। ठीक, 4th आइटम जो होता है फार्मूला। और ये तीनों क्यों इक्वल हैं? क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 5, क्वार्टाइल 2 P50 मतलब परसेंटाइल 50 और D5 मतलब डेसाइल 5 क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये जो है मीडियन के फार्मूले से इक्वल है। जैसे क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है n अपान 2 आइटम, ये होता है फार्मूला। और क्वार्टाइल 2 का फार्मूला क्या होता है? क्वार्टाइल 2 जो होता है उसका फार्मूला होता है 2n अपान 4। ठीक, और P50 का जो फार्मूला होता है वो होता है P50 का फार्मूला होता है P50 का 50n अपान 100। ओके, और D5 का होता है फार्मूला D5 इज इक्वल टू होता है D5 इज इक्वल टू 5n अपान 10th आइटम। ठीक, मतलब 10th आइटम सब में रहेगा। तो देखिए क्या है कि अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्वार्टाइल 2 का फार्मूला क्या है? 2n अपान 4th आइटम, तो 2 से 1 हो गया कैंसिल, बचा 1 अपान 2, तो क्या हो जाएगा n अपान 2। और P50 की बात करें तो इसका फार्मूला देखिए क्या है कि 50 एक बार में काट दीजिए और 2 जो कट गया, तो n अपान 2 ये भी हो गया। डेसाइल 5 क्या है? Pn अपान 10, तो 5 1 हो गया और 2 ये हो गया। तो ये सभी क्या हो गए? n अपान 2 हो गए, जो कि मीडियन के फार्मूले से मैच करते हैं, तो इसलिए ये तीनों इक्वल है। और क्वार्टाइल 1 क्या है? इक्वल नहीं है। बात करें क्वार्टाइल के बारे में, तो क्वार्टाइल जो होता है वह सीरीज़ को 4 डिवाइड में भाग बांटता है। परसेंटाइल 50 क्या करता है? सीरीज़ को 100 भाग में डिवाइड करता है, 100 भाग में। और डेसाइल 5 जो होता है वह सीरीज़ को 10 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे आपका Q1 जो ऑप्शन है वह अलग है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इनइक्वलिटी इज़ फाउंड इन डिफरेंट सेक्टर विद इन द सेम एरिया व्हाट विल इट बी कॉल्ड? मतलब क्या है कि जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न विभागों में असमानता पाई जाए तो क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सेक्टर इम्बैलेंस। अब सेक्टर इम्बैलेंस पे से मान लीजिए क्या है कि ये मान के चलिए कि यह क्षेत्र है एक, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर मान लीजिए इतना डेवलप हुआ है, इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना डेवलप हुआ है और इंडस्ट्री सेक्टर बहुत कम डेवलप्ड हुआ है, तो यह कहलाएगा सेक्टर इम्बैलेंस। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेक्टर इम्बैलेंस। सेक्टर इम्बैलेंस में क्या होता है? जब एक ही एरिया में विभिन्न विभागों में असमानता पाई जाए तो इसे कहेंगे सेक्टर इम्बैलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इकोनॉमी विल बी कॉल्ड व्हेन वाइट करेंसी गोज अलॉन्ग विथ ब्लैक करेंसी इन द कंट्री? मतलब जब किसी देश में उसकी अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी और वाइट मनी दोनों साथ साथ चले तो कौन सा इकोनॉमी कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन मल्टीपल यूनिट्स ऑफ द सेम टाइप कंबाइन व्हाट बिजनेस कॉम्बिनेशन डज इट हैव? मतलब क्या है, जब एक ही प्रकार की इकाइयाँ मतलब उद्योग आपस में मिल जाए तो उससे कौन सा बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे, व्यवसायिक संयोजन? तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है कि एक शुगर बनाने वाली कंपनी किसी अन्य शुगर बनाने वाली कंपनी के साथ अपना संयोजन कर लेती है तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930? तो हायर परचेज सिस्टम जो होता है वह अलग होता है, बाकी कैश परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट परचेज, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आता है। हायर परचेज सिस्टम का अलग एक्ट है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज क्वान्टिफेबल प्रोजेक्ट?
मतलब यह परिमाणात्मक परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिसिटी यह क्या है, यह परिमाणात्मक योजना है, परियोजना है। एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस क्या है, ये सब क्या है कि ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रॉफिट अर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम। तो फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम का फार्मूला हो जाएगा इसका क्रिटिकल पाथ मेथड, बिल्कुल सही है। सीपीएम की बात करें तो सबसे पहले इसे अमेरिका में केली और एम.आर. वाकर ने इसको लाया था। और ये क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वह किसी भी परियोजना का अधिकतम समय और न्यूनतम समय क्या होगा, मतलब परियोजना अधिक से अधिक कितना समय लेगी पूरा करने होने में, या कम से कम कितना समय लगेगा परियोजना को पूरा करने के, यह बताता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर। तो एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। और ये एसडीआर जो होता है वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इशू करता है अपने मेंबर्स को। बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसमें कंट्री है टोटल 189। इस समय 189 कंट्री हैं आईएमएफ में मेंबर्स हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ओके, और इसका जो स्थापना होने का प्रस्ताव है वह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लाया गया था। ओके, आइए और बात कर लेते हैं एसडीआर की, तो इसे गोल्डन पेपर भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ वेंडर आर इशूड फुली पेड शेयर ऑफ 20,000 इन कंसिडरेशन टू नेट एसेट्स 9,000 देन द बैलेंस ऑफ 3,000 विल बी। मतलब एक वेंडर्स को इशू किया गया है कैपिटल कितने का, 12,000 का, और उससे लिया गया है 9,000 का एसेट्स, और ये पूरा कंसिडरेशन ख़त्म हो गया। तो जो 3,000 है वो उसको क्या करेंगे, मतलब 12,000 रुपये का शेयर है आपका, और एक एसेट्स लेते हैं वेंडर से, और 9,000 रुपये का एसेट्स आपको देता है, आप उसको 12,000 का शेयर दे देती है कंपनी। तो बताना है कि 3,000 कहाँ जाएगा, तो ये 3,000 जाएगा आपका डेबिट टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। ओके, मतलब क्या हो जाएगा इसका एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट 9,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे दिया है करंट रेशियो दिया है 2:1, एसिड टेस्ट रेशियो दिया है 1.5:1, और करंट लायबिलिटी दिया है 50,000। बताना क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो देखिए क्या है कि करंट रेशियो दिया है 2:1 और लायबिलिटी क्या दिया है 50,000 करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और बात करें एसिड टेस्ट रेशियो की, एसिड टेस्ट रेशियो तो इसका क्या होता है कि लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 50,000। तो जब करंट लायबिलिटी 50,000 है तो करंट एसेट्स कितना है, उसका दुगुना है, तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ओके, ठीक दिया है यहाँ पे। आइए एसिड टेस्ट रेशियो क्या है, होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी दिया ही है 50,000, और ये कितना है, 1.5 गुना है लिक्विड एसेट्स। तो 50,000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 75,000। ओके, 75,000। अब क्या है कि इसी 1,00,000 में से 75,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे स्टॉक का वैल्यू। तो स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25,000। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं एक आध दो बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताएंगे कभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सेलर ऑफ वन कंट्री कीप्स द प्राइस ऑफ द आइटम हाई इन हिज ऑन कंट्री एंड कीप्स द प्राइस लो इन अदर कंट्री व्हाट विल इट बी कॉल्ड। मतलब क्या होता है कि जब एक विक्रेता अपने देश में अधिक कीमत वसूलता है और दूसरे देश में अपने वस्तु की कीमत कम रखता है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे आप डंपिंग। ओके, डंपिंग मतलब राशि पातन में क्या होता है कि अपने देश में मूल्य अधिक रखते हैं और दूसरे देश में वस्तु का मूल्य कम रख देते हैं, तो यह कहलाता है डंपिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 6 रिलेटेड टू, मतलब सेक्शन 6 किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 6 जो है वह चेक से रिलेटेड है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 50,000, ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, इंटरेस्ट 10,000, फाइंड द रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेट। ठीक, तो स्टॉक टर्नओवर रेट बताना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेट का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000, 50,000। ओके, अब हमें यहाँ पे देखना है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओके, समझ में आ रहा है तक? तो देखिए यहाँ पे आपका एवरेज स्टॉक निकालने की बात करें तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा कैसे, एवरेज स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 25,000 अपॉन 2। इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक, तो फिर 20,000 आ जाएगा आपका ये एवरेज स्टॉक। अब क्या करते हैं, इसको फार्मूले पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 50,000 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका एवरेज स्टॉक कितना हो गया था, आया था अभी हमारा 20,000। इसको आप कर देंगे सॉल्व तो आ जाएगा कितना 2.5। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 2.5। ओके, तो आप इसको कई बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं और भी बने तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।